हेलो चैंपियंस, मैं हूं अनुराग त्रिपाठी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एलिमेंटिफाइड केमिस्ट्री के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लेकर के आए हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक नया टॉपिक, जहां पे हम पढ़ने वाले हैं कि कंडक्टिविटी सेल का रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसकी कंडक्टिविटी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, और उसके साथ साथ किस तरह से इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के, उनमें अगर डाइल्यूशन किया जाए तो उनके कंडक्टेंस में क्या चेंजेस आता है, उनके रेजिस्टेंस में क्या चेंजेस आएंगे, उनके कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इन सभी में क्या वेरिएशंस आती हैं, कैसे ये वेरी करते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो को लास्ट तक, एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपने प्रीवियस वीडियो अच्छे से देखी है तो ये वीडियो और भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। प्रीवियस वीडियो में हमने जनरल टर्म्स पढ़े थे कि वो टर्म्स होते क्या है, मैंने डिफाइन किया था। यहाँ पे वो टर्म्स कैसे वेरी करते हैं ये पढ़ाने वाला हूँ और आपको अच्छे से बताने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ से रीजनिंग क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं कि डाइल्यूशन करने पर कंडक्टेंस क्यों इंक्रीज करता है, कैसे इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, या कैसे वेरी करता है वो भी बताइए। ठीक है, कंडक्टिविटी में क्या चेंजेस आते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो अपनी बेसिक नीड्स दैट इज़ कॉपी और पेन लेके बैठिएगा, वाटर बॉटल आपके साथ होनी चाहिए मेरी तरह। ठीक है, और उसके साथ साथ आपको क्या करना है, अपना कंसंट्रेशन बनाए रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं और ज़रूर एक बार कोट हो जाए तो हो तैयार, करोगे वार। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करें। ठीक है, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे कंडक्टिविटी सेल का, देन हम फाइंड आउट करेंगे कंडक्टिविटी उसी का। ठीक है, कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ये सब चीज़ें पढ़ ली थी हमने। अब यहाँ पे कंडक्टेंस फाइंड आउट करना है किसका, इस पूरे इलेक्ट्रोड का। यहाँ पे ये जो हमें कंडक्टिविटी सेल दी, ये दोनों एक्चुअली ये दोनों सेल्स जो हैं कंडक्टिविटी सेल्स, ये दोनों एक ही हैं। ठीक है, बस यहाँ पे कंटेनर्स अलग अलग लिए गए हैं। यहाँ पे दूसरा कंटेनर लिया गया है, यहाँ पे दूसरा कंटेनर लिया गया है, काम दोनों का एक ही है। पीटी के इलेक्ट्रोड, प्लेटिनाइज्ड पीटी इलेक्ट्रोड्स लिए गए, देखिए दोनों में लिए गए हैं। उसके साथ साथ इन इलेक्ट्रोड्स के बीच की जो लेंथ है वो L है। ठीक है, और उसके साथ साथ ये इलेक्ट्रोड्स का एरिया जो होगा वो A होगा। ठीक है, और फिर हमें क्या करना है, इन इलेक्ट्रोड्स का ये पूरा पार्ट है, ये वायर्स हैं, इन इलेक्ट्रोड्स को यहाँ पे ले आके जोड़ देना है। ठीक है, ठीक, यहाँ पे रेजिस्टेंस R1 से हमने यहाँ पे जोड़ दिया है, R2 हमें R2 वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ये R4 रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये भी वेरिएबल है, R3 भी वेरिएबल है, ये हम अपने अकॉर्डिंग सेट करेंगे। और यहाँ पे ये जो बैटरी लगी हुई है, यहाँ पे बैटरी नहीं लगी होगी, यहाँ पे अल्टरनेटिंग सोर्स लगता है। ठीक है, यानी AC सोर्स हम यहाँ पे लगा के रखेंगे। क्या लगा के रखेंगे, AC सोर्स लगा के रखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए चीज़ों को। अब क्या करना है, क्या चीज़ें करनी है भाई, हमें रेजिस्टेंस निकालना है, इस कंडक्टिविटी सेल का रेजिस्टेंस निकालना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। भाई ये यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट फिल है। ठीक है, क्या फिल है, इलेक्ट्रोलाइट, यानी एक्वा सोल्यूशन किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का। ठीक है, किसी भी सॉल्ट का हो सकता है। ठीक है, ठीक, उन्हीं का इलेक्ट्रोलाइट। और उसके साथ साथ भाई एक्वा सोल्यूशन है तो याद रखिएगा कि यहाँ पे जो वाटर यूज़ किया जाएगा उसकी जो कंडक्टिविटी होगी वो होनी चाहिए 0। ठीक है, ठीक, कैसे, क्यों 0 होनी चाहिए, क्योंकि अगर कंडक्टिविटी वाटर की होगी, ठीक है, तो वो कंडक्टिविटी इसमें ऐड ऑन हो जाएगी। ठीक है, तो हमें तो इस पूरे इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस चाहिए ना, कंडक्टिविटी चाहिए ना, समझ में आ रही बात, या रेजिस्टेंस चाहिए। इसलिए हम इसके कंडक्टिविटी को या रेजिस्टेंस को क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करके चलेंगे एकदम। ठीक है, यहाँ पे लेंगे, ऐसा वाटर लेंगे जिसकी कंडक्टिविटी 0 हो। ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर ले सकते हो जो कंडक्ट ना करे, जिसमें ऑयंस ना हो, बस समझ में। ठीक है, ये सारी चीज़ें, वही सेम चीज़ यहाँ के लिए भी होगी। ठीक है, और इनको हम कनेक्ट कर देंगे यहाँ से। अब इसमें क्या करना है, चीज़ें करनी ये हैं। उसके साथ साथ एक और चीज़ रह गई, इसको, इस पूरे इलेक्ट्रोड को, ये जो पूरा कंडक्टिंग सेल बनी हुई है, इस सेल को हम क्या करेंगे, कंडक्टिविटी सेल, इसको हम थर्मोस्टेट कंडीशन में रखते हैं। थर्मोस्टेट कंडीशन क्या होता है, वाटर बॉटल अपन यूज़ करते हैं।
ठीक है, जिसमें वो कहते हैं ना, गारंटी देते हैं कि 12 घंटे तक ये इसमें जो पानी रखोगे वो ठंडा रहेगा या गर्म रहेगा, ठीक है, चाय रखोगे वो गर्म रहेगी, ठीक है। तो उसी को वो थर्मोस्टेट बॉटल होती हैं, उनमें क्या होता है कि टेम्परेचर, अंदर का टेम्परेचर, बाहर के टेम्परेचर, अंदर की हीट बाहर नहीं जा पाएगी और बाहर की हीट अंदर नहीं आ पाएगी। तो ऐसा ही कंडीशन हमने यहाँ पे भी लगा रखा है, थर्मोस्टेट लगा के रखा है। क्यों लगाया भाई? क्योंकि भाई हम रेजिस्टेंस यहाँ पे फाइंड आउट करने वाले हैं, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, कंडक्टिविटी फाइंड आउट करेंगे, और दोनों जो हैं, दोनों चीज़ें ये डिपेंड करती हैं टेम्परेचर पे। तो अगर टेम्परेचर वेरी कर रहा है, भाई आपको बताया था कि टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मेटालिक कंडक्टर के केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक, ठीक है, जब हम इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं तो वहाँ रेजिस्टेंस जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो टेम्परेचर अगर वेरी करता रहेगा तो रेजिस्टेंस डिफरेंट आ जाएगा, और रेजिस्टेंस डिफरेंट आएगा तो हमें प्रॉब्लम होगी एक्सपेरिमेंट करने में। इसीलिए हमने इसको थर्मोस्टेट लगा रखा है, उसके बाद हम यहाँ पे कनेक्ट कर दिए, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, इस रेजिस्टेंसेस को वेरी कराते हैं, और रेजिस्टेंस वेरी करा के, ठीक है, ये रेजिस्टेंसेस को वेरी करा के हम एक कंडीशन लाते हैं जिसको हम कहते हैं बैलेंस्ड ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है। ये कौन सी ब्रिज है? व्हीटस्टोन ब्रिज, याद रखिएगा, ठीक है। आई थिंक अगर आपने फिजिक्स में ये पढ़ लिया होगा तो और अच्छी बात है। व्हीटस्टोन ब्रिज इसका नाम है, ठीक है। अब इस ब्रिज की खासियत क्या है तो वही बताने जा रहे हैं कि अगर इस कंडीशन में ये एक कंडीशन आती है, ठीक है, जब हम इन क्या करते हैं, इन रेजिस्टेंसेस को वेरी कराते हैं तो इसमें एक कंडीशन आती है जिसको हम कहते हैं बैलेंस्ड जिस कंडीशन पे इसको कहते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन, ठीक है, ब्रिज, ठीक है। व्हीटस्टोन साइंटिस्ट का नाम था, ठीक है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अब ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन कब आती है? जब गैल्वेनोमीटर की जो है बीच में, ये जो गैल्वेनोमीटर लगा है ये जीरो रीडिंग शो करने लगेगा, ठीक है। जीरो रीडिंग यानी नो करंट शो करने लगेगा बीच में से, ठीक है, यानी इस वायर से कोई करंट फ्लो नहीं हो रही होगी। इसी को कहा जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन, ठीक है। ये कब आएगा? जब इस रेजिस्टेंसेस को हम वेरी कराते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन पे, ठीक है, इन रेजिस्टेंसेस के जो रेशियो होते हैं वो आपस में इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो वो रेशियो कैसे इक्वल होगा? R1 अपॉन R3 ये इक्वल हो जाएगा R2 अपॉन R4 के, ठीक है, ये इक्वल हो जाएगा। अब ये अगर ये कंडीशन आ जा रही है तो इसमें से अगर मैं तो ये वेरी करा रहा हूँ, R2 भी, R3 भी, R4 भी, तो वेरी करा रहा हूँ तो ये R2 नोन है, R3 नोन है, R4 नोन है, ठीक है, यानी R1 हमें नहीं पता, और R1 को ही हमने क्या कर दिया, इन कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, हमें R2 पता है, R4 पता है, R3 पता है, और जैसे ही ये कंडीशन आई व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की, तो हम यहाँ पे क्या कर लिए, यहाँ पे हम लगा लिए फॉर्मूला, और इस इक्वेशन से हम क्या कर लिए, R1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, और जो R1 की वैल्यू आएगी दैट इज R3 मल्टीप्लाई R2 अपॉन R4, ये रेजिस्टेंस हो जाएगा, किसका रेजिस्टेंस हो जाएगा, हमारे इस कंडक्टिविटी सेल का रेजिस्टेंस हो जाएगा कि नहीं भाई? डायरेक्टली यही तो आ रहा है, ये रेजिस्टेंस वही तो आएगा, ये रेजिस्टेंस जो इस पूरे इस कंडक्टिंग सेल का रेजिस्टेंस होगा वही तो आएगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस आ गया तो यहां से हम फाइंड आउट कर लिए कि रेजिस्टेंस क्या होगा, किसका रेजिस्टेंस, इस कंडक्टिविटी सेल का। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? ठीक है, अब रेजिस्टेंस अगर पता चल गया है तो और चीजें पता कर सकते हैं, जैसे कप्पा भी पता कर सकते हैं, यानी कंडक्टिविटी पता कर सकते हैं। कंडक्टिविटी कैसे पता करोगे भाई? कंडक्टिविटी इज इक्वल टू, आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि कंडक्टेंस मल्टीप्लाई क्या होता है, सेल कांस्टेंट। यही तो होता है भाई, सेल कांस्टेंट। अब कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन रेजिस्टेंस, यानी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, और सेल कांस्टेंट क्या है, L/A। यही तो है। अब इसमें रेजिस्टेंस भी आपको पता है भाई, यहां से पता चल जाएगा रेजिस्टेंस। L आपको पता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच जो लेंथ है, डिस्टेंस है, उसको L कह रहे हैं, और एरिया जो है इलेक्ट्रोड का एरिया, उसी को एरिया कह रहे हैं। ठीक है, तो A कह रहे हैं, तो यहां से रेजिस्टेंस जब पता चल गया तो कंडक्टिविटी भी पता चल सकती है, पता चल जाएगी कि नहीं? क्लियर हुआ? ठीक है, तो इस तरह से हम रेजिस्टेंस किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का अगर आपको क्या फाइंड आउट करना है, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो एक्सपेरिमेंटली इस मेथड से आप क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कंडक्टिविटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद एक चीज और ये पूछा जाता है कि यहाँ पे हम
जनरली व्हीटस्टोन ब्रिज अगर फिजिक्स में आप पढ़ रहे होगे तो वहाँ पे यहाँ डीसी सोर्स लगाया जाता है, यहाँ पे एसी सोर्स क्यों लगा रहे हैं? तो एसी सोर्स लगाने का रीज़न ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस ना हो, या जो हमने क्या बताया था, जब ऑयंस, ठीक है, ऑयंस बनेंगे तो ऑयंस क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड्स की तरफ भागेंगे, क्योंकि एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तो कोई कैथोड होगा कोई एनोड होगा, तो उनकी तरफ भागेंगे। तो इसीलिए हमने अल्टरनेटिंग सोर्स लगा दिया। अब अल्टरनेटिंग सोर्स से क्या होगा? अल्टरनेटिंग सोर्स से ये होगा कि ये अल्टरनेटिंग सोर्स हमेशा ऐसे मूव करता है। अब इसमें पॉजिटिव हाफ साइकिल बन रही है, नेगेटिव हाफ साइकिल बन रही है, ठीक है। तो जैसे ही पॉजिटिव हाफ साइकिल पे चलेगा, करंट फ्लो होगी, तो मान लीजिए तो उस टाइम पे अगर ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, ठीक है, एक कैथोड है एक एनोड है, तो जैसे ही पॉजिटिव से निगेटिव हाफ साइकिल पे फ्लो होगा तुरंत ये रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। यानी अब निगेटिव ये इधर हो जाएगा और पॉजिटिव इधर हो जाएगा। तो इससे फायदा क्या होगा कि ऑयंस जो थे वो डिपॉजिट नहीं होने पाएंगे। अभी ऑयंस फ्लो हो रहा था, जा रहा था पॉजिटिव की तरफ, तब तक वो निगेटिव हो गया, रिवर्स हो गया, क्योंकि वेव्स बन रही हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव हाफ साइकिल, समझ में आए? तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं होने पाती। अच्छा, अगर मैं डीसी सोर्स लगा देता और यहाँ पे ऑयंस जाके डिपॉजिट होने लगते तो क्या होता? ऑयंस का डिपोजिशन होने से ऑयंस कम हो जाते, तो कंडक्टिविटी कम आती, जो आनी चाहिए उस भाई। कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? ऑयंस पे ही तो। ऑयंस ही तो, जितने ज़्यादा ऑयंस उतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी, ठीक है, समझ में आ रही बात? तो ऑयंस कम हो जाते हैं तो कंडक्टिविटी ऑब्वियस सी बात है कम हो जाती, इसीलिए यहाँ अल्टरनेटिंग सोर्स लगाया जाता है। समझ में आया? क्लियर हुई? ठीक है, कि रिएक्शन ना होने पाए और जो ऑयंस हैं वो डिपॉजिट ना होने पाए। समझ में आया? क्लियर हुई? तो इस तरह से रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो, और क्या फाइंड आउट कर सकते हो? कंडक्टिविटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं आप। क्लियर हुआ? आगे बढ़ें, ठीक है। अब नेक्स्ट है वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस ऑन डाइल्यूशन। डाइल्यूशन करने पे, यानी पानी मिलाने पे, ठीक है, पानी मिलाते हैं तो पानी मिलाने पे कंडक्टेंस में क्या चेंजेस आते हैं? कंडक्टेंस क्या होता है भाई? ऑयंस की वजह से, ठीक है, जो ऑयंस प्रेजेंट हैं, ठीक है, उन ऑयंस की वजह से कितना फ्लो ऑफ करंट हो रहा है, उसी को कंडक्टेंस कहते हैं, ठीक है। तो ये डाइल्यूशन करने पे ये चेंजेस, डाइल्यूशन क्या होता है? एडिशन ऑफ वाटर के ऐड करने पे इन कंडक्टेंस में, इलेक्ट्रोलाइट के कंडक्टेंस में क्या चेंज आता है, वही हमें समझना है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे मान लो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? जितने भी सॉल्ट्स हैं, ठीक है, सॉल्ट्स आएंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में। स्ट्रॉन्ग एसिड्स जैसे H2SO4 है, ठीक है, HCl है, ये सब आएंगे, ठीक है। उसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग बेसिस NaOH है, ठीक है, उस और क्या हुआ, मान लीजिए KOH हुआ, ठीक है। ये सब जो हैं ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है। और इनका 100% डिसोसिएशन होता है। अल्फा याद है, सोल्यूशन चैप्टर में बताया था, ठीक है, इसको कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो इसका 100% डिसोसिएशन होता है इनका, ठीक है। अब ये 100% डिसोसिएशन होता है, हमें समझना है ये सभी 100% डिसोसिएशन वाले क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे। अब हमें समझना है कि मान लीजिए हमारे पास ये एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, इसमें हमने इलेक्ट्रोड्स लगा के रखे हैं, पूरा सेटअप कर दिया है और इलेक्ट्रोलाइट फिल कर दिया है, ठीक है, वहाँ से वायर सब कनेक्ट कर दिया और इसमें इलेक्ट्रोलाइट फिल कर दिया, ठीक है। अब ये कुछ कंडक्टेंस अपनी दिखा रहा था, हमने क्या किया, इसमें डाइल्यूशन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट फिल किया, उसके बाद हम डाइल्यूशन करने लगे। अब डाइल्यूशन करें या डाइल्यूशन करने लगे तो डाइल्यूशन करने पे वही समझना है कि चेंजेस क्या आएंगे। तो समझो कि मान लो अभी वाटर कम था, ठीक है, तो वाटर कम था तो ऑयंस ज़्यादा रहे होंगे, तो मान लीजिए NaCl आपने ऐड किया, ठीक है। ऑयंस ज़्यादा हैं तो ऑयंस अब नज़दीक होंगे कि नहीं? ऑयंस नज़दीक होंगे तो क्या होगा? इनके बीच इंटरेक्शन लगने लगेगा। भाई ये पॉजिटिव आयन है, ये निगेटिव आयन है, तो आपस में क्या लगने लगेगा? इंटरेक्शन। भले से ये डिसोसिएट हो चुके हैं, लेकिन पॉजिटिव और निगेटिव की वजह से इंटरेक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा? इंटरेक्शन लगेगा, ठीक है। तो इंटरेक्शन क्या है? फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, ठीक है, फोर्स लग रही है। अब फोर्स लग रही है तो ये ऑयंस का जो मूवमेंट होना चाहिए वो मूवमेंट नहीं होगा, मूवमेंट यानी फ्लो नहीं होगा अच्छे से, तो ये रेजिस्ट करेंगे। जो कि हमने बताया था कि सोल्यूट क्या होता है? इंटरेक्शन होता है। सोल्यूट इंटरेक्शन की वजह से रेजिस्टेंस लगता है, और जब रेजिस्टेंस लगेगा, ये रेजिस्टेंस, तो ये रेजिस्टेंस क्या करेगा? ऑयंस को मूव नहीं करने देगा, और ऑयंस को मूव नहीं करने देगा तो कंडक्टेंस कम होगी, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, इसी में वाटर ऐड कर दिया। वाटर ऐड करेंगे तो ऑयंस, जैसे ही वाटर ऐड होता है तो ये, ठीक है, ये ऑयंस क्या हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे। क्यों भाई?
क्योंकि अभी आयंस नजदीक नजदीक थे, हमने आपने क्या कर दिया, वाटर ऐड कर दिया, तो कंसंट्रेशन को घटा दिया ना, कंसंट्रेशन घटा दिया तो आयंस अब दूर दूर हो जाएंगे कि नहीं, आयंस दूर दूर हुए तो ऑब्वियस सी बात है कि इनके बीच जो इंटरेक्शन पहले लग रहा था वो इंटरेक्शन नहीं लगेगा, इंटरेक्शन नहीं लगेगा तो अब ठीक है इन पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है ना रोकने का, रेजिस्टेंस नहीं लग रही है, रेजिस्टेंस नहीं लग रही है तो ऑब्वियस सी बात है ये अच्छे से मूव करेंगे, फ्लो करेंगे, अच्छे से फ्लो करेंगे तो कंडक्टेंस ज़्यादा होगा। समझ में भाई, कंडक्टेंस किस वजह से आ रहा है, आयंस के फ्लो की वजह से ना, ठीक है। तो आयंस अच्छे से अगर फ्लो करेंगे बिना किसी इंटरेक्शन, बिना किसी फोर्स के फ्लो करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि कंडक्टेंस ज़्यादा आएगा। तो यानी कि हमने क्या समझा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में ऑन डाइल्यूशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है, कंडक्टेंस जो है यानी कंडक्टेंस यानी जी की वैल्यू वो भी क्या करती है, इंक्रीज करती है। समझ में क्लियर हुई बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे वीक एसिड्स हैं, H2CO3 है, ठीक है, ठीक, वीक बेसिस हैं, NH4OH है, ठीक है, ये सब का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 5 से 10% तक होता है। कितना होता है, 5 से 10%। अब ये मान लो 5 से 10% होने का मतलब क्या है कि अगर 100 मॉलिक्यूल्स थे तो 100 मॉलिक्यूल्स में से केवल 5 या 10 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डिसोसिएट हुए हैं, इनसे ज़्यादा डिसोसिएशन नहीं हुआ है, ठीक है। अब इनमें डाइल्यूशन कर रहे हो तो क्या होगा, ठीक है, तो इनमें डाइल्यूशन करने पे ध्यान याद रखिएगा कि जब भी हम किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूशन करते हैं तो डाइल्यूशन करने पे उनके आयंस और डिसोसिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब डिसोसिएशन तुम समझो कि अभी तक आयंस कम थे, ठीक है, डिसोसिएट कम हुए थे, आपने डाइल्यूशन बढ़ा दिया, अब आयंस और ज़्यादा डिसोसिएट होना स्टार्ट हो गए। आयंस डिसोसिएट होंगे तो क्या होगा, और मतलब इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होगा तो क्या होगा, और आयंस बढ़ेंगे, आयंस बढ़ेंगे तो आयंस बढ़ने से क्या होगा, कंडक्टेंस भी तो बढ़ेगा। समझ में आया भाई, कम आयंस से कम कंडक्टेंस, अब आयंस बढ़ गए, ठीक है, अब उस सोल्यूशन में आयंस बढ़ जा रहे हैं, आयंस बढ़ने से क्या होगा भाई, वो पूरा इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टेंस और ज़्यादा देने लगेगा कि नहीं, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे इस केस में अगर देखें वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ऑन डाइल्यूशन क्या होता है, ऑन डाइल्यूशन, ठीक है, डाइल्यूशन करने पे नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होते हैं। क्यों इंक्रीज होते हैं भाई, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा तो भाई कंडक्टेंस भी बढ़ेगा, क्या करेगा, बढ़ेगा, कंडक्टेंस भी यहाँ पे क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। समझ में आई बात, तो यहाँ पे कंडक्टेंस भी इंक्रीज कर जाता है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं और डिसोसिएशन हो रहा है। क्लियर हुई, समझ में आई बात, कंसंट्रेशन कम होगा तो डिसोसिएशन कम होगा, कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, सॉरी कंसंट्रेशन जब तक ज़्यादा था तो डिसोसिएशन कम हो रहा था, कंसंट्रेशन आपने कम कर दिया यानी डाइल्यूशन बढ़ा दिया और पानी और डाल दिया तो अब और ज़्यादा आयंस और ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होंगे, नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो कंडक्टेंस बढ़ेगा। समझ में आया, क्लियर हुई, आगे बढ़ें। नेक्स्ट है कंडक्टिविटी, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी ऑन डाइल्यूशन। कंडक्टिविटी भाई क्या होता है कंडक्टिविटी, तो आपने पढ़ा है कि कंडक्टेंस, ठीक है, कंडक्टेंस ड्यू टू, बताया था प्रीवियस वीडियो, अगर नहीं देखी तो जाके देख लीजिए भाई, तभी समझ में आएगा, क्योंकि कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, उसके बाद इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, सब कुछ मैंने यहाँ पे उस वीडियो में डिफाइन किया है, ठीक है। तो कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस प्रेजेंट इन किसमें, 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। 1 ml इलेक्ट्रोलाइट में जितना आयंस प्रेजेंट है उन सभी की वजह से जो कंडक्टेंस आ रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, डाइल्यूशन करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है कि कंसंट्रेशन कम हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। समझिए कि मान लीजिए ये हमारा सोल्यूशन था, ठीक है, इसमें इतना सा जो है ये 1 ml सोल्यूशन है, ठीक है, ये 1 ml का वॉल्यूम है। अब इसमें मैं कह रहा हूँ कि पहले 10 आयंस थे, ठीक है, अब 10 आयंस थे, आपने 1 लीटर सोल्यूशन लिया था, ठीक है, 10 आयंस थे, अब आपने क्या कर दिया, डाइल्यूशन, तो 1 लीटर और पानी मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। अब 1 लीटर और पानी ऐड किया तो आयंस तो उतने ही है ना, आयंस बढ़े नहीं ना हैं, आयंस उतने ही हैं, आयंस उतने हैं तो कंसंट्रेशन क्या हो गई, घट गई,
कंसेंट्रेशन घट गई तो पर ml पे जो नंबर ऑफ आयंस होंगे वो भी तो घट जाएंगे भाई। कंसेंट्रेशन कम हुई है, कंसेंट्रेशन कम होने का मतलब कि अब जितने आयंस थे पर यूनिट वॉल्यूम, जो आयंस थे वो कम हो गए हैं। ठीक है, ठीक है, पर यूनिट जो नंबर ऑफ आयंस थे, पर यूनिट वॉल्यूम पे जो नंबर ऑफ आयंस थे वो कम हो गए हैं। कंसेंट्रेशन घटने का मतलब तो यही होता है। तो पर यूनिट वॉल्यूम मान लो 1 ml है, ठीक है, तो पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ आयंस अगर घट गए तो नंबर ऑफ आयंस कम होने की वजह से कंडक्टेंस भी तो कम हो जाएगा, और कंडक्टेंस कम हुआ तो कंडक्टिविटी कम होगी। समझ में आया? समझ में आया? क्लियर हुई बात? किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? यानी कि ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन करने पे, ठीक है, ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन करने पे क्या होगा, डाइल्यूशन जब आप करोगे तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज कर जाते हैं। और यही पर यूनिट वॉल्यूम पे जो नंबर ऑफ आयंस हैं, इन्हीं की वजह से तो कंडक्टिविटी आती है। यानी जब नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज कर रहे हैं तो कंडक्टिविटी भी डिक्रीज कर जाएगी, कप्पा भी डिक्रीज कर जाएगा। समझ में आया? कप्पा यही कंडक्टिविटी को ही तो रिप्रेजेंट करते हैं कप्पा से। समझ में आया? क्लियर हुई बात? तो दिस इज ऑल अबाउट द कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी डिक्रीज कर रही है ऑन डाइल्यूशन। अब कुछ वहां से लोग होंगे कहेंगे सर अभी पीछे तो आप वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में बताएं, यहाँ तो वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस लाए ही नहीं। तो याद रखिए, तो उन महाशय लोगों को, या ठीक है, अच्छी बात है, क्वेश्चन करना ही चाहिए। ठीक है, क्वेश्चंस आप करेंगे तभी तो मजा आएगा। ठीक है, किया नहीं है कोई, ठीक है, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि ऐसा मन में आ सकता है आपके क्वेरी कि सर वीक इलेक्ट्रोलाइट, आप तो कह रहे थे कि डाइल्यूशन करें, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट यहाँ ले लिया तो आप तो कह रहे हो कि पर यूनिट वॉल्यूम पे आयंस घट रहे हैं। ठीक है, हमने क्या किया, वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया है तो वहाँ डाइल्यूशन अगर कर रहा हूँ तो आपने कहा था कि नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं। ठीक है, तो बढ़ेंगे तो वो तो बैलेंस हो जाएगा। तो ये तो दो अलग अलग बात हो गई, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। ठीक है, तो वहीं उन्हीं महाशय लोगों के लिए, उन्हीं दिमागदार लोगों के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया। ठीक है, क्योंकि आप ही नहीं ना हैं, बहुत सारे लोग ऐसे दिमाग लगाए होंगे। तो एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड आउट किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया और एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड आउट किया गया कि जो ये नंबर ऑफ आयंस बनते हैं, ठीक है, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है, ठीक है, वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत माइन्यूट होता है। ठीक है, इतना माइन्यूट होता है कि वो इन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम जो चेंज आ रहा है इस पे डोमिनेट नहीं कर पाता। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट जो वॉल्यूम डिक्रीज कर रही है वो डिक्रीज होते जाएगी, चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस हो, चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस हो। ठीक है, दोनों में डिक्रीज करेगा। यानी डोमिनेट कौन करेगा, नंबर ऑफ आयंस, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम जो चेंज आ रहा है यानी डिक्रीज आ रहा है। ठीक है, ये डोमिनेट कर जाता है किससे, चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का हो या फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का हो, दोनों के केस में क्या कर जाता है, ये डोमिनेट करेगा कि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज ही होंगे, और डिक्रीज ही होंगे तो कंडक्टेंस डिक्रीज होगी, कंडक्टेंस डिक्रीज होगी तो कंडक्टिविटी घटेगी। समझ में आए? चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, यानी वहाँ आपको ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का केस बनाना ही नहीं है। कंडक्टिविटी आई, डाइल्यूशन आया तो सीधे आप बता दीजिए कि अगर डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी, चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो। समझ में आया? क्लियर हुई? आगे बढ़े। नेक्स्ट है हमारा वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, अब ये चीज़ तो बहुत आसान है, बहुत आराम से समझेंगे और बहुत आराम से क्लियर भी कर लेंगे। ठीक है, देखिए मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है भाई, मोलर कंडक्टिविटी नहीं बताया गया है, गंदी बात। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी होता है कि आप कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस प्रेजेंट इन दैट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, सभी वो आयंस जो कि उस वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन में प्रेजेंट हों जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को जितना वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कंटेन कर रहा है
ठीक है, उसमें जितने आयंस होंगे उनकी वजह से जो कंडक्टेंस होगा वही मोलर कंडक्टिविटी है। अब मोलर कंडक्टिविटी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है भाई? तो मोलर कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा एम से, और लैम्डा एम का फॉर्मूला क्या होता है? कप्पा, दैट इज कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई 1000 अपॉन मोलैरिटी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब यहां पे भी हम डाइल्यूशन कर रहे हैं। अब डाइल्यूशन करने से क्या होगा भाई? डाइल्यूशन करने से पहली चीज ये होगी कि डाइल्यूशन करने पे, ठीक है, कंडक्टिविटी जो है यानी कप्पा जो है वो डिक्रीज करता है। ठीक है, अच्छा, डाइल्यूशन करने पे, डाइल्यूशन करना मतलब पानी ऐड करना, पानी ऐड करना मतलब वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, वॉल्यूम बढ़ा रहे हो तो कंसंट्रेशन कम होगी, यानी मोलैरिटी कम होगी। ठीक है, कंडक्टिविटी जो है ये डायरेक्टली अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला कंडक्टिविटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? लैम्डा एम के। यानी कंडक्टिविटी अगर घट रही है, डाइल्यूशन करने पे अगर कंडक्टिविटी घट रही है तो मोलर कंडक्टिविटी भी घटनी चाहिए, जबकि मोलैरिटी के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं? मोलर कंडक्टिविटी देखिए मोलैरिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी मोलैरिटी अगर घट रही है तो कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी बढ़नी चाहिए ना। ठीक है, अब ये दोनों केसेस देखिए, ये दोनों एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं कि नहीं? ठीक है, अब यहां हम भी फंस गए, आप भी फंस गए। ठीक है, फंस गए कि नहीं भाई? एक ही चीज हो रही है, यहां डाइल्यूशन हो रहा है तो कंडक्टिविटी बढ़ रही है, कंडक्टिविटी घट रही है क्योंकि कंडक्टिविटी पीछे पड़ा है कि कंडक्टिविटी घटती है, तो कंडक्टिविटी घटती है तो ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो मोलर कंडक्टिविटी भी घटनी चाहिए। लेकिन डाइल्यूशन करने पे मोलैरिटी कंसंट्रेशन कम होता है, मोलैरिटी कम होगी तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। लेकिन ऐसा दोनों अलग अलग अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहां आई बात एक्सपेरिमेंट की, तो यहां पे फाइंड आउट किया गया एक्सपेरिमेंटली। जब भाई कॉन्ट्राडिक्शन आ गया तो समझ में नहीं आएगा ना, तो वहां एक्सपेरिमेंटली बात आई और एक्सपेरिमेंटली ये बताया गया कि मोलैरिटी वाला जो टर्म है, ठीक है, ये डोमिनेट कर जाता है किससे? कप्पा वाले टर्म से। यानी कि इसको कप्पा वाले को हम, यानी कंडक्टिविटी को हम लेके नहीं चलेंगे, हम किसको लेके चलेंगे? मोलैरिटी यानी कंसंट्रेशन को लेके चलेंगे। और कंसंट्रेशन क्या कह रहा है? कंसंट्रेशन कह रहा है कि मोलर कंडक्टिविटी जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोलैरिटी के, और ठीक है, और डाइल्यूशन करने पे डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो मोलैरिटी घटेगी तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी। यानी ये समझ गए कि डाइल्यूशन करने पे, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। समझ में आई बात? ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हुई। और इसके बाद यही चीज आपकी आ जाएगी किसमें? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में। भाई ये क्या होता है? बस 1 मोल की जगह 1 ग्राम इक्विवेलेंट लगाना है। ठीक है, कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस प्रेजेंट इन दैट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विच कंटेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट जो क्या करे? कंटेन करे उस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में जितने आयंस प्रेजेंट होंगे उनकी वजह से जितना कंडक्टेंस होगा वही इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होगी। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा ई क्यू से। और लैम्डा ई क्यू इज इक्वल टू क्या होता है? लैम्डा इज इक्वल टू ई क्यू इज इक्वल टू होता है कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। ठीक है भाई, यहां पे भी वही आ रहा है, कंसंट्रेशन टर्म है, ये भी डिपेंड करेगा और ये भी डिपेंड करेगा, तो यहां भी नॉर्मेलिटी से भाई डाइल्यूशन बढ़ाओगे, ठीक है, डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। समझ में? पीछे वाली चीज सेम वही चीज है, सब कुछ वही है, सेम उसी तरह करना है। जैसे अभी मोलर कंडक्टिविटी बताई वैसे ही आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी समझनी है। क्लियर हुआ? यहां पे भी एक्सपेरिमेंटली वही चीज आएगी, यहां पे भी नॉर्मेलिटी डोमिनेट करेगी, इसी वजह से ये होता है। समझ में आया? यानी कि हमने 4 चीजें पढ़ ली। 4 चीजें क्या क्या? कि डाइल्यूशन अगर कर रहे हो तो पहली चीज G बढ़ेगा, कप्पा घटेगा, लैम्डा M बढ़ेगा, लैम्डा EQ
बढ़ेगा। ठीक है, ये 4 चीजें आपको क्या करनी है, याद रखनी है। समझ में आए? क्लियर हुई? समझ में आई बात? कोई दिक्कत, किसी को परेशानी नहीं है? ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, उसके साथ साथ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से पढ़ेंगे कि कैसे चेंजेस, कैसे वेरिएशंस आते हैं। डी बाय हकल ओवन सागर इक्वेशन पढ़ना है हमें, वो पढ़ेंगे। कोहलार्स लॉ पढ़ेंगे। कोहलार्स लॉ में वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में डिसोसिएशन और क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कोहलार्स लॉ इंपॉर्टेंट है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, यूजेस क्या हैं, वो पढ़ेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे। उसके बाद फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ना है हमें और फैराडे के दोनों लॉज पढ़ने हैं। देन हमारा ये चैप्टर एंड की कगार पे होगा, बैटरीज। देन चैप्टर को अलविदा करेंगे। तब तक के लिए बस आपको क्या करना है, बने रहना है और पढ़ाई करते रहना है। ओके, चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।